हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं बाल विकास का चौथा जो वीडियो है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले अपन ने बाल विकास का अर्थ, बाल विकास में वृद्धि और विकास, इनके अंतर, वृद्धि विकास को हमने समझा था। आज हम वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, इसको हम पढ़ेंगे। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत कितने हैं और कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यही समझना सबसे उपयोगी होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वृद्धि एवं विकास से सिद्धांत से संबंधित, वो समझ के आधार पे पूछे जाते हैं दोस्तों। सिद्धांतों के नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, सिद्धांतों को समझना भी है, उसकी समझ भी विकसित करना है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं उसकी समझ के ऊपर होते हैं दोस्तों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा। आइए हम देखते हैं कौन कौन से वो सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिद्धांत आता है आपका, जो सामने है आपके। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा है दोस्तों? निरंतरता का सिद्धांत। मतलब ये है, बालक का जो विकास और वृद्धि होती है वो अपने जन्म से या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कंटिन्यू, यानी लगातार उसका विकास चलता रहता है। बस इसका कहने का मतलब यही है कि जो बालक का जो विकास है, जो अधिगम करता है, जो आपसे सीखने वाला है, उसका विकास जो होता है वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि बालक को हम जब भी हम सिखाना चाहेंगे, इसका मतलब वो सीखेगा, क्योंकि उसका विकास निरंतर चलता रहता है। दूसरी बात, इस यानी कि ये निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि यह गर्भावस्था से, कब से? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत या जीवन पर्यंत तक, यानी कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, बीजारोपण होने के बाद से लेकर के जब वो मृत्यु होती है, तब तक बालक का विकास चलता रहता है। इसका मीन्स यही है निरंतरता का सिद्धांत। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि अलग अलग व्यक्तियों के अंदर भिन्नता पाई जाती है। हर व्यक्ति का विकास और वृद्धि में अंतर पाया जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम दो बहन भाई एक ही माँ बाप के बेटियों का या बेटों का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी अपने को अंतर मिलेगा। एक की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, दूसरे की कम हो जाती है। एक की मोटाई ज़्यादा हो जाती है, दूसरा पतला रह जाता है। क्या है ये है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मीन्स अलग अलग व्यक्तियों के अंदर जो ये विकास है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो दोस्तों इसको समझने की ज़रूरत है कि हर बच्चा एक समान, यानी सभी बच्चों का समान विकास नहीं होता, उसकी गति हमेशा समान नहीं रहती। हर बच्चे का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। बस इसी को समझने की ज़रूरत है। चाहे एक ही आयु की चाहे क्यों न हो, एक ही आयु के बालक क्यों न हो, चाहिए उनमें भी विकास में अंतर मिलेगा। यानी कि सभी बच्चे समान नहीं होते। इसका कहने का मतलब ये है अलग अलग व्यक्तियों का विकास भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। दोस्तों आपने देखा होगा, जब बालक होता है सबसे पहले सामान्य क्रियाओं को सीखता है या सामान्य क्रियाओं को देखता है, उनको समझता है। धीरे धीरे वो विशिष्ट क्रियाएं यानी विशेष क्रियाएं करने लगता है। इसका मतलब यही है कि जब भी बालक का जो विकास होता है सबसे पहले वो सामान्य क्रियाओं को सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाओं को पालन करता है दोस्तों। जैसे कि बालक को, अगर हम छोटे बच्चों को एक बार समझने की कोशिश करना, एक छोटे से बच्चे को अगर आप कोई टॉफ़ी देना चाहोगे तो टॉफ़ी को वो पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को या पूरे हाथों को, दोनों हाथों को, पैरों को एक जगह करेगा। इसका मतलब क्या है? पहले एक सामान्य सा व्यवहार है, लेकिन कुछ समय बाद में, विकास होने के बाद में अगर आप टॉफ़ी दोगे तो वो एक अपने अंगुलियों से पकड़ने की कोशिश करेगा, अपने अंगुलियों से ही पकड़ लेगा। ये क्या है? यही है ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया। पहले सबसे पहले उसने सामान्य क्रिया सीखी, उसके बाद में वो
विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है। चौथा नंबर का अपना सिद्धांत आता है दोस्तों विकास क्रम का सिद्धांत। कौन सा आता है दोस्तों? विकास क्रम का सिद्धांत। यानी कि हमारा किसी भी बालक का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित क्रम में विकास होता है। यानी कि क्रम का मतलब कुछ अवस्थाएं। देखिए बालक का जो विकास होता है वो जैसे गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, फिर आती है किशोर अवस्था, फिर आ जाती है प्रौढ़ अवस्था, फिर उसके बाद में वृद्ध अवस्था। यानी एक निश्चित क्रम होता है उसके विकास का, यही समझाना चाह रहे हैं। विकास क्रम का सिद्धांत यही कहता है कि बालक का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम के अंतर्गत होता है। हर अवस्था यानी कि उसकी, जैसे अगर बालक कोई भी चीज़ सीखता है, विकास करता है, तो वो एक निश्चित क्रम में होता है। उसी प्रकार जैसे बालक की जो भाषा है, भाषा का जो विकास है वो भी एक निश्चित क्रम में होता है दोस्तों। और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि सबसे पहले बालक क्या करता है? सुनता है। क्या करता है? सुनता है। उसके बाद में वो बोलता है। बोलने के बाद में क्या करता है? किताब पढ़ता है। क्या करता है बेटा? पढ़ता है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में वो लिखना सीखता है दोस्तों। ये एक निश्चित क्रम है। वो LSRW वाला सिद्धांत लागू है यहाँ पे, यानी लिसन, स्पीकिंग, रीड और राइट। ये वाला सिद्धांत यहाँ पे काम कर रहा है। LSRW ये वाला सिद्धांत काम कर रहा था। यानी कि बालक की जो भाषा का विकास है या शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, एक निश्चित क्रम में होता है। तभी तो ये विकास क्रम का सिद्धांत है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बालक की भाषा का जो विकास होता है वो भी एक निश्चित क्रम में होता है, जो आपके सामने है। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा जब छोटे बालक होते हैं सबसे पहले शब्दों को सुनते हैं दोस्तों, बोलते नहीं हैं, पहले सुनते हैं। मतलब छोटे बच्चों को कभी देखना आप, अगर उसके सामने बात करोगे तो टम 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 अपनी जो बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखता है। देखते हैं मतलब क्या है? वो सुनता है। आपकी आवाज़ को सुनेगा सुनेगा सुनेगा, उसके अंदर वो आवाज़ें रहेंगी, वो सुनता भी है सब कुछ। लेकिन सुनने के बाद फिर वो धीरे 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 बोलने का प्रयास करता है। जब हम छोटे से बालों को जब बोलना सिखाते हैं तो उनको बार बार रिपीट यही तो करवाते हैं। बोलो माँ, माँ, पापा, जो भी है ये चीज़ें पहले हम बोलेंगे, उसको बार बार सुनाएंगे। एक दिन वो धीरे धीरे बोलना सीख जाता है। पहले सुनता है फिर बोलता है। बोलने के बाद में जैसे बच्चे को अच्छी तरह बोलना आ गया, सुनना आ गया, उसके बाद में वो धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। पहले किताबों को पढ़ता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी क्लासों वाले, वो कहानी और जो अपनी कविताएं होती हैं, जूनी जूनी यस पापा वगैरह, ये है ना, उनको पहले लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, लेकिन वो सुनते हैं और उनकी नकल करके वो बोलते हैं। यानी कि सुनना और बोलना ये दोनों क्लियर हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बालक का विकास होता है तो वो धीरे धीरे किताब में से उन कविताओं को पढ़ना सीख जाता है। पढ़ने के बाद में लास्ट में जो होता है वो लिखना सीखता है। तो ये एक निश्चित क्रम हो गया। उसी प्रकार से बालक के शरीर का विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि गर्भावस्था के बाद में शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर आती है किशोर अवस्था, उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद में वृद्ध अवस्था। तो ये एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला सिद्धांत है अपना निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बालक का विकास होता है, अब वो उसकी दिशाएं दे रखी होती है, कैसा होता है तो देखिए निश्चित दिशा, यानी बालक का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है। दिशा का मतलब होता है कि और वो कौन सा होता है? सिर से पैरों की ओर दोस्तों, सिर से पैरों की ओर जो विकास होता है ये एक निश्चित दिशा होती है इसकी। किधर से किधर होता है? सिर से पैरों की और। ध्यान रखना दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बालकों को सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है। ध्यान रखना, सबसे पहले बालक का या मानव का जो होता है सबसे पहले सिर का विकास होता है, इस मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद में धीरे धीरे नीचे, सिर से नीचे वाला हिस्सा होता है वो विकसित होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जाएंगे लास्ट में पैरों का विकास होता है। आपने छोटे बालक को कभी देखा हो तो ध्यान होना चाहिए, जब जन्म लेता है या जन्म लेने के बाद 1-2 दिन का बच्चा होता है तो उसका सिर भारी होता है, शरीर छोटा सा होता है। आपने देखा भी होगा और वो प्रैक्टिकली है ऐसा, वास्तव में है ऐसा
कि उसका सिर है ना हमेशा तब तक बड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे मानसिक विकास होता जाता है, फिर उसके शारीरिक विकास होता है, और लास्ट में आप ध्यान रखना बच्चे की जो लास्ट में किशोर अवस्था के अंदर जो हाइट बढ़ती है वो लास्ट में पैरों की और हड्डियों की जो लंबाई होती है वो बढ़ती है, लेकिन उससे पहले उसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, यानी कि पहले मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य करना वो विकसित होता है। उसके बाद में शरीर के अदर पार्ट्स जो सिर से पैर की ओर जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। कुल मिला के बात है। उसके बाद में आता है दोस्तों अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। दोस्तों ये है ना, ये सिद्धांत कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि जो बालक का जो विकास होता है वो लंबवत यानी सीधा एक सरल रेखा के अंदर नहीं होकर वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब होता है गोलाकार या चक्राकार, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे गोलाकार। इसका मतलब क्या है दोस्तों, विकास जो होता है बालक का विकास वो एकदम सीधा नहीं होता। वर्तुलाकार का मतलब समझो कि जैसे सबसे पहले हमारे शरीर के जो बीच वाला जो भाग होता है उसका विकास होता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका विकास होता है, फिर रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसके हाथों का अगल बगल के जो हाथ पैर और उसका शरीर होता है उसका विकास होता है। ऐसे करके मतलब ये गोल गोल चारों तरफ का मतलब साथ साथ विकास होता है। ऐसा नहीं एक पार्ट का पहले विकास हो गया दूसरे पार्ट का पहले विकास हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये है वर्तुलाकार यानी संपूर्ण शरीर का एकदम से गोलाकार, ऐसा नहीं एक पैर का विकास पहले हो गया दूसरे पैर का बाद में हुआ, एक हाथ का नहीं, ऐसा नहीं है। सेंटर से जो हमारा जो बॉडी के अंदर जो बीच वाला हिस्सा होता है पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद में उसके अगल बगल की जो आमने सामने की जो पार्ट है उनका विकास होता है दोस्तों। ये तो अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सारे के सारे सिद्धांत मैंने मुख्य रूप से 12 सिद्धांत लिए, उन 12 सिद्धांतों का बिल्कुल फैक्ट है, डायरेक्टली इन सिद्धांतों के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। ये है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है पहले बालक अपने बॉडी से पूरी चीज़ों को मतलब पकड़ना सीखता है, फिर लास्ट में जाकर उसके जो शरीर के लास्ट वाले हिस्से होते हैं, जैसे कि बालक पहले किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों हाथों से करता है, लेकिन लास्ट में जाकर वो अपनी अंगुलियों से पकड़ना सीख लेता है। यही है यानी चीज़ को एकीकरण के माध्यम से उसको इस एकीकरण सिद्धांत के द्वारा यही साबित करता है कि बालक शुरू के अंदर बहुत अपने पार्ट्सों को काम में लेता है, लेकिन लास्ट में जाकर वो अपने एक एक अंग को चलाना सीख जाता है। ये है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। धीरे धीरे अपने संपूर्ण अंगों का वो उपयोग करने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत है अपना वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार हमारे को पूछा जाता है, लेकिन हमें सीखना है। वो उनसे गहराई से अंदर से प्रश्न उठाते हैं इसके अंदर से। तो यहाँ देखिए वंशानुक्रम व वातावरण की दोनों की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है कि बालक हमेशा अपने वंश से और वातावरण से जो सीखता है उसी को वो फॉलो करता है। जो हमारे परिवार के अंदर देख लो वंश क्रम के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो, और जो हम जिस वातावरण में रहते हैं वो सारी जो विशेषताएं होती हैं वो बालक के अंदर विकसित हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, जो बालक जैसे वातावरण में रहता है उसी प्रकार की वो बातें करता है, उसी प्रकार की वो क्रियाएं करने लगता है। आप अच्छी तरह समझते हैं इसको कि बालक जिस वातावरण में, जिस परिवार के वातावरण में या जिस परिवार में या जिस वंश के अंदर रहता है उस वंश की विशेषताएं उस बालक के साथ रहती हैं। इन दोनों की अंतःक्रिया, बालक जिस वंश में उत्पन्न हो गया तो कुछ विशेषताएं उस वंश की आ जाएंगी और कुछ विशेषताएं वहाँ के जिस वातावरण में वो रह रहा है उस वातावरण की कुछ विशेषताओं को, आस पड़ोस के लोग कैसे रहते हैं कैसे बोलते हैं, तो उसी प्रकार से वो बालक वहाँ से सीखेगा और उसी प्रकार का वो व्यवहार करने लगता है। यही है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अगला आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी बालक का जो शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो विकास होता है ये सभी आपस में संबंधित होते हैं, परस्पर एक दूसरे से संबंध होते हैं। जिस बालक का
शारीरिक विकास अच्छा होता है, यानी स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मस्तिष्क भी अच्छा होता है, मानसिक स्थिति का स्तर भी वो अच्छा होता है। अगर जिसका मानसिक स्तर अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो सामाजिक विकास भी उसका अच्छा होगा, और अगर जिसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा तो उसका संवेगिक जो संवेग हैं उनका विकास भी बहुत अच्छी तरह होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना है कि परस्पर जो भी हमारे विकास हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या सांवेगिक विकास, वो सामाजिक विकास, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। एक बीमार व्यक्ति जो हो जाता है उसका मतलब मानसिक विकास, मानसिक संतुलन को देता है। हम भी जानते हैं इसको स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो शारीरिक विकास अगर अच्छा होगा तो मानसिक विकास का स्तर बढ़िया रहेगा, मानसिक विकास सही रहेगा तो वो सामाजिक कार्य भी अच्छी तरह से करेगा, बहुत अच्छी तरीके से, और ये सब विशेषता होने के बाद में उसके संवेगों को भी विकास वो अच्छी तरह से कर सकता है। उसके बाद में आता है वृद्धि एवं विकास गति में भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों विकास और वृद्धि ध्यान रखना है, बालक का जो विकास है ध्यान रखना, यहाँ विकास में नाम लेता हूँ तो वृद्धि भी साथ आएगी इसके साथ। तो बालक का जो विकास होता है वो उसके अंदर उसकी गति में भिन्नता होती है। यहाँ पे देखो सर ये है ना गति, इस गति शब्द ने इसका अर्थ को बदल दिया है कि विकास की गति में भिन्नता। कहने का मतलब होता है कि जो बालक का विकास है निरंतर एक ही गति से नहीं होता, कि जो जन्म लेते ही जो जिस गति से विकास होता है उस गति से पूरे जीवन पर्यंत विकास होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पता है बालक, आपने महसूस भी किया होगा और देखना कभी सोच के देखना, बालक जब शुरू में जब जन्म लेता है, जन्म के 2 वर्ष तक का जो शैशव अवस्था होती है उसमें सबसे तीव्र उसकी विकास की गति यानी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लंबाई बढ़ना या बोलना सीखना, यानी हर चीज़ हर एंगल से वो गति उसकी विकास की गति तीव्र होती है। जबकि जैसे ही वो बाल्य अवस्था में यानी 5 साल 6 साल के लगभग होता है, 6 साल से 12 साल के बीच में बाल्यावस्था में होता है तो विकास धीमा हो जाता है, मंद हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसकी हाइट भी धीरे बढ़ती है, विकास भी धीरे होता है। लेकिन फिर एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें फिर भी और तीव्र गति से फिर विकास होता है, वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था यानी कि इन अवस्थाओं के अंदर जो विकास है उसकी जो गति है वो भिन्न भिन्न है, यानी शैशव अवस्था में तेज है और किशोर अवस्था में तेज है, बीच में जो बाल्य अवस्था आती है उसमें मंद हो जाती है दोस्तों। तो इसका मीन्स ये हुआ परस्पर वृद्धि एवं विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। अब आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। दोस्तों आपने सुना है कई बार छोटे बच्चों के व्यवहार को देख के, उनके विकास को देख के बड़े लोग या जो सीनियर लोग हैं वो उसकी भविष्यवाणी कर देते हैं कि यार ये तो बड़ा होकर ये बनेगा, बड़ा होकर ये बनेगा। ये क्या है? यही सिद्धांत है दोस्तों, यही सिद्धांत है। बालक के विकास को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये आगे जाकर क्या बनने वाला है, क्या करने वाला है। तो ये भविष्यवाणी का सिद्धांत हो गया। फिर आता है लास्ट एंड फाइनल समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत का मतलब है सभी जो प्राणी हैं, सभी जो मानव हैं, सभी जो सजीव हैं, उनका जो विकास होता है वो एक समान होता है, एक निश्चित क्रिया के अंतर्गत होता है। जैसे चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ऐसा थोड़ी है कि ये गरीब का बेटा है तो इसका विकास वृद्धि रुक जाएगी या तेज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात कर रहा है कि जो मानव का विकास होता है वो बिल्कुल समान होता है, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो, चाहे वो कैसे भी मानव का हो। लेकिन जो शारीरिक विकास है, शरीर के बनने की जो प्रक्रिया है, शरीर के विकास की जो प्रक्रिया है वो हमेशा समान रहती है दोस्तों, बिल्कुल समान रहती है, चाहे वो कैसा भी विकास हो। अब हम बात करते हैं, हाँ दोस्तों, तो ये हमारे मुख्य रूप से वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत थे। आप इसको अच्छी तरह से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास बुक है दोस्तों। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मनोविज्ञान को किस तरीके से पढ़ना है। ये 12 सिद्धांत है, ये 12 सिद्धांत पूरे सिद्धांत ऐसे बिल्कुल करंटली याद करने हैं और इनसे संबंधित एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अभी वृद्धि और विकास में 100% क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से और इन सिद्धांतों को समझ लेना। इनकी समझ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, वो डायरेक्टली भी नहीं पूछता।
और इन सिद्धांतों में है ना डायरेक्टली भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको अपनी एक बुक, और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपके पास ज़्यादा सामग्री, ज़्यादा बुकें एकत्रित मत करो। जो फिक्स निश्चित कर लो कि मेरे को ये एक मनोविज्ञान की एक बुक खरीदनी है, बस उसी ही बुक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसी को पढ़ाई करनी है, तब जाकर ये चीज़ें सब समझ में आने लगेंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था अपना अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेके आएंगे गामक विकास, यानी कि बालक की जो अवस्थाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे दोस्तों। और मैं आशा करता हूं कि आप तैयारी में जुट गए होंगे दोस्तों, और नहीं जुटे हैं तो बहुत जल्दी ही दोस्तों, अगर आपको शिक्षक बनना है, रीट में सफलता प्राप्त करनी है, परचम लहराना है, तो दोस्तों अपने बोरियों बिस्तर से बाहर निकलो, बिस्तरों से बाहर निकलो और तैयारी के अंदर जुड़ जाओ दोस्तों। मेरी सलाह यही है कि आप अभी से रेगुलर जो तैयारियां करेंगे तो ही आगे जाकर सफलता मिलती है। तो ये देखो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत वगैरह जो आ रहे हैं, ये यही हमारे को सिखा रहे हैं कि आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि सफलता आपके कदमों में होगी। तो थैंक यू दोस्तों। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, मैं अगले वीडियो के अंदर मोटिवेशनल वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। और आपको जब तक रीट में सफलता नहीं मिलेगी या आप रीट की एग्ज़ाम की सफल नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको बार बार मोटिवेट करता रहूँगा दोस्तों। ऐसे उदास मत हो कोई भी। तो ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।